हेलो दोस्तों, हमारे इस टेल मी देयर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति ये जो 2020 में आई है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, ठीक है, और इसमें किन किन पॉइंट पे फोकस किया गया है वो सब हम डिटेल में देखेंगे। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, नई शिक्षा नीति, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और ये जो नई शिक्षा नीति है दोस्तों, ये क्या है कि 34 साल बाद बदलाव हुआ है। जो पहले से जो शिक्षा नीति चली आ रही थी, उन शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव हुआ है। अब देखिए, 34 साल बाद कैसे, तो भारत में आजादी के बाद से अब तक तीन नई शिक्षा नीति बनाई जा चुकी है। और ये 2020 की जो शिक्षा नीति है, ये तीसरा शिक्षा नीति है दोस्तों। और देखिए, सबसे पहला शिक्षा नीति की बात यदि हम करें तो 1968 दोस्तों, 1968 में बनाई गई थी। दूसरा शिक्षा नीति की यदि बात करें तो वो 1986 में इसका बदलाव देखा गया था, इसमें कुछ चेंजेस देखा गया था। उसके बाद 1986 के बाद इसी में कुछ अपडेशन आपको 1992 में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो बड़ा पॉलिसी उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, इसलिए उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। और 1986 के बाद अब जो तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, जो तीसरी चेंजेस जो आई है, ठीक है, जो शिक्षा नीति पहले से चली आ रही थी, वो 2020 आया है। नई शिक्षा नीति 2020, जिसको हम एनईपी बोलेंगे, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ठीक है। तो इसमें क्या है वो सब हम इन बातों पे फोकस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, पहला वो देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे डिटेल में। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ठीक है। मेडिकल विधि के अलावा पूरी उच्च शिक्षा नियामक और 2035 तक उच्च व्यावसायिक शिक्षा में पंजीकरण की 50% पहुंचने का लक्ष्य है। अभी हम समझाएंगे दोस्तों, ये आप थोड़ा सा ओवरऑल आपको बता दे रहा हूं जो इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है, उसके बाद डिटेल में आपको बताएंगे। और ये जो शिक्षा नीति है उसमें क्या बोला है कि 6%, ठीक है, शिक्षा पर खर्च होगा, जो कि अभी तक जो है ज्यादा पैसा शिक्षा पे खर्च नहीं हो रहा था दोस्तों। जो ऐसा अनुमान आ रहा है कि पहले से 4.43% था जो शिक्षा पे खर्च होता था। कहीं कहीं 3 के आसपास में भी डाटा दे रखा है, तो बहुत सारे जगह पे अलग अलग टाइप का दे रखा है, लेकिन एग्जैक्ट ओवरऑल की यदि बात करें तो 4.43% जो है अभी तक खर्चा देखा गया है कि न्यू शिक्षा नीति पे जो खर्च किया जा रहा था, जिसको बढ़ा करके जो है सो 6% इस पे करा जाएगा, इस नई शिक्षा नीति जो 2020 की जो आई है इसमें। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट पे फोकस किया गया है दोस्तों। ये आप देखिए, कुछ 5 पॉइंट है जिसमें ये नई शिक्षा नीति 2020 की है, वो सारी पॉइंट इसमें कवर हो जाता है। जिसमें सबसे पहला है स्कूल एजुकेशन। अभी डिटेल में हम समझेंगे, थोड़ा सा पॉइंट आपको समझा देता हूं। ठीक है। स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूली शिक्षा। दूसरा है लैंग्वेजेस। तीसरा है हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा। उसके बाद है टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, और उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इन 5 चीजों पे फोकस किया गया है। और इन पांचों में जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो ये तीन जो ऊपर से आप देख रहे हैं। सबसे पहला ये एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन हो गया, लैंग्वेजेस हो गया और हायर एजुकेशन हो गया। इन 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है। आइए देखते हैं ये जो स्कूल एजुकेशन है ये क्या है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों, वो 5 पॉइंट में से जो सबसे पहला पॉइंट है स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूली शिक्षा, इसके बारे में आज बात करते हैं। और इसी के तहत हम देखेंगे कि 5+3+3+4 मॉडल क्या है दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, जो ये जो स्कूली शिक्षा है, इसके इसमें क्या करा है, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्या करा है, ये बोला गया है कि जो 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा का भाषा का माध्यम जो है मातृभाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा होगा। दोस्तों, पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा और इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो मॉडल समझाऊंगा 5+3+3+4 मॉडल, इसमें आपको ये बहुत बड़ा योगदान जो है सो साबित होगा समझने में।
तो ये जो स्कूली शिक्षा में क्या करा है, ये नई शिक्षा नीति के तहत तो 5वीं कक्षा तक जो है, 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा का भाषा का माध्यम जो है वो क्या करा है कि मातृभाषा यानी कि मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा होंगे, ऐसा बोला है। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई भाषा उसको थोपा नहीं जाएगा, यानी कि उसको फोर्स नहीं करा जाएगा कि तुम इसी भाषा में पढ़ो। जो कि अभी तक चला आ रहा था वो क्या था कि हमें जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग चलना होता था, उसमें जो जो लैंग्वेजेस थे वो हमको पढ़ना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, जो उसकी मातृभाषा है उसी में जो है सो शिक्षा दिया जाएगा 5वीं कक्षा तक। ठीक है, इसके बाद क्या करा है कि जो अभी तक 10+2 मॉडल चल रहा था उसको खत्म करके क्या करा है, इसके जगह पे 5+3+3+4 मॉडल लाया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जो अभी तक आप 12 साल में कंप्लीट करते थे वो अब आपको क्या करना होगा कि 15 साल में दोस्तों कंप्लीट करना होगा, ये जो मॉडल है इसके तहत। ठीक है, वो कैसे, तो आइए अभी आपको मैं समझाता हूं कि ये जो 5+3+3+4 मॉडल है वो क्या है, जो कि 10+2 मॉडल को बदला गया है, उसको हटा करके उसके जगह पे ये आया है। ठीक है, तो देखिए 5+3+3+4 मॉडल, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये टोटल, एक तो आप ये समझ लीजिए कि ये ईयर है दोस्तों, जो आप पहले 12 साल में 12 कंप्लीट करते थे वो अब आपको 15 साल कंप्लीट करना होगा। देखिए 5 साल प्लस 3 साल 8 साल हो गया, 8+3+4 यानी कि इक्वल टू 15, 15 साल। इसमें क्या करा है कि पहले क्या होता था सरकारी स्कूलों में, जो अभी सीबीएसई में नर्सरी होता है, एलकेजी होता है, यूकेजी होता है, वो सरकारी स्कूल में इसकी पढ़ाई नहीं होती थी। ठीक है, उसको क्या करा है सरकार, उसको भी अब शिक्षा में काउंट कर लिया है और उसको क्या करा है कि आंगनवाड़ी के तहत जो है बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, जो कि इस मॉडल में मैं इस स्टेज में बताऊंगा। देखिए इसको आप स्टेज में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 5 है, 3 है, +3 है, +4 है, यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में ऐसे काउंट कर लीजिए और बारी बारी से हम स्टेज बाय स्टेज करके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो 5+3+3 जो +4 मॉडल जो है, इसमें सबसे पहला जो 4 का क्या मतलब है, ये 5 का क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है, इसको इस स्टेज को हम बोलेंगे फाउंडेशनल कोर्स। ठीक है, फाउंडेशनल कोर्स इसको बोला जाएगा और ये तब लागू होगा जब बच्चे की उम्र 3 से 8 वर्ष होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये पॉइंट, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। इसमें बच्चे की उम्र क्या होगा, 3 से 8 वर्ष होगा। देखिए ये 5 वर्ष है तो 3 में 5 ऐड कीजिए तो कितना हो गया, 8, 5 साल का कोर्स है। ठीक है, और बच्चे जो इसमें जुड़ेगा वो 3 साल के एज में जुड़ेगा, उससे पहले नहीं, 3 साल के एज में जुड़ेगा और 5 साल का कोर्स करेगा तो कितना हो गया, 3+5=8। ठीक है, इसलिए इस स्टेज को, जो ये जो फाउंडेशनल कोर्स है, इसमें क्या बोला है कि 3 से 8 वर्ष के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, 3 से 8 वर्ष तक। ठीक है, इसमें जो 5 है इसको क्या करा है कि इसको 2 भागों में डिवाइड करा है। ठीक है, ये जो सबसे पहला 5 है इसमें क्या करा है कि 3 साल और +2 साल करा है, 2 भागों में डिवाइड करा है। तो देखिए ये जो 3 साल है वो क्या होगा, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी होगा, जिसको प्री प्राइमरी बोला जाता है। और इनकी शिक्षा क्या है कि आंगनवाड़ी में दिया जाएगा दोस्तों। जो आंगनवाड़ी अभी देख रहे हैं, जो सरकार की जो पॉलिसी है, पहले से भी आंगनवाड़ी चलता आ रहा है। ठीक है, इसको अब शिक्षा में काउंट कर लिया है, पहले काउंट नहीं था, ऐसे ही चल रहा था, जैसे तैसे चल रहा था, जो सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब इसको क्या करा है कि शिक्षा के तहत इसको जोड़ लिया गया है, यानी कि अब स्कूल में इसको, जो आंगनवाड़ी के तहत जो है इसको शिक्षा दिया जाएगा और इस स्टेज को प्री प्राइमरी बोला जाएगा, यानी कि फाउंडेशनल कोर्स के अंदर ये प्री प्राइमरी आएगा दोस्तों। ठीक है, जो 2 भागों में 3 साल में ये आएगा। उसके बाद जो बचेगा 5 साल में 2 साल, तो 2 साल में क्या होगा, बच्चे को फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का जो है पढ़ाई करवाया जाएगा। और ये जब जो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास खत्म होगा तो बच्चे की उम्र कितना हो जाएगी, आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बच्चा की उम्र जब 3 साल का होगा तब इससे जुड़ेगा। ठीक है, और ये 5 साल का कोर्स है, ये फाउंडेशनल कोर्स। तो 3 साल का उम्र में उसने जुड़ा और 5 साल कंप्लीट हुआ तो बच्चे की उम्र कितना हो गया, 8 साल। ठीक है,
तो ये जो मतलब पहला स्टेज जो है, ये जो पहला स्टेज है 5, ये कंप्लीट करते करते बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी, 8 साल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये 5 देखा। अब देखते हैं ये +3 क्या है। ठीक है, ये दूसरा स्टेज क्या है। पहला स्टेज तो हमने समझ लिया, दूसरा स्टेज के बारे में हम समझते हैं। ये जो दूसरा स्टेज है उसको बोला जाएगा प्री पैरेटरी। ठीक है, और ये प्री पैरेटरी में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था, पहला स्टेज ये फाउंडेशनल कोर्स खत्म होने तक बच्चे की उम्र 8 साल रहेगा। तो दूसरा स्टेज में जैसे ही जाएगा तो बच्चे की उम्र क्या होगा, 8 से 11 साल तक होगा। और इसमें बच्चे को तीसरा क्लास से लेकर के 5वां क्लास तक इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा दोस्तों, तो उन सब्जेक्ट में शामिल है साइंस, मैथ, आर्ट और सोशल जैसे विषय को इसमें पढ़ाया जाएगा। ये जो 3rd क्लास से 5th क्लास तक। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेज जो है दोस्तों, हमने देखा 2 स्टेज हमने पढ़ लिया, यानी कि 5+3, यानी कि पहला 5, दूसरा स्टेज 3। अब हम तीसरा स्टेज की बात करते हैं। ये जो +3 है इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, ये तीसरा स्टेज को हम बोलेंगे मिडिल स्टेज। और इस मिडिल स्टेज में क्या होगा कि इसमें बच्चे की उम्र जो है 11 साल से 14 वर्ष हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, जो दूसरा स्टेज था इसमें इसमें बच्चे की उम्र 8 से 11 साल तक रहेगा। और तीसरा स्टेज ये जो मिडिल स्टेज है इसमें बच्चे की उम्र 11 से 14 वर्ष हो जाएगी। और 14 वर्ष में ये मिडिल स्टेज को पार कर लेगा। और इस स्टेज में क्या होगा, बच्चे को छठा से लेकर के I8 स्टैंडर्ड तक जो है सो शिक्षा दिया जाएगा, यानी कि छठा क्लास से 8वां क्लास तक पढ़ाया जाएगा। और इसमें बच्चे को क्या क्या शिक्षा दिया जाएगा दोस्तों, तो बच्चे को कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाएगा, यानी कोडिंग करवाया जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। इन सब विषय को जो है इसमें पढ़ाया जाएगा 6 to 8 क्लास तक, जिसमें बच्चे की उम्र क्या होगी, तो 11 से 14 वर्ष की उम्र होगी। ये मिडिल वाला जो है इस स्टेज में। अब लास्ट स्टेजेस है, यानी कि +4 की यदि हम बात करें दोस्तों, यानी कि इस +4 स्टेजेस को बोलेंगे सेकेंडरी स्टेजेस। इन सेकेंडरी स्टेजेस में क्या है कि ये अंतिम ईयर होगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, जिसमें बच्चे की उम्र जो है क्या होगा, 14 से 18 वर्ष हो जाएगा। और इसमें बच्चे को 9th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसमें बच्चा क्या करेगा, अपने मर्जी का सब्जेक्ट जो है इसमें चॉइस कर सकता है। देखिए, अभी तक जो पॉलिसी था, अभी तक क्या होता था, जो हम अपने मर्जी का सब्जेक्ट तब सेलेक्ट करते थे जब हमारा 12 कंप्लीट हो जाता था। यानी कि हम जब जैसे ही ग्रेजुएशन में पहुंचते थे तब हम अपना बैकग्राउंड चूज करते थे और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट चूज करते थे। जैसा कि यदि हम एग्जाम्पल की यदि बात करें, अगर मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं तो मैं या तो मैथ सेलेक्ट करता था, या तो मान लीजिए बायोलॉजी सेलेक्ट करेगा, जैसे भी है जो भी सब्जेक्ट है, तब जाकर के स्पेसिफिक टॉपिक या विषय जो है, टॉपिक नहीं विषय सब्जेक्ट चूज करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करा है कि 12 तक ही जो है आप अपना स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं दोस्तों। ये जो न्यू पॉलिसी आई है, ये जो न्यू शिक्षा नीति आई है इसके तहत, तो ये काफी बड़ा बदलाव है दोस्तों। और ये ऐसा इसलिए करा गया है कि जो अभी तक हमारी शिक्षा नीति चले आ रही थी इसको काफी फ्लेक्सिबिलिटी बनाया जाए, इसको अच्छा बनाया जाए, इसलिए ये सब चेंजेस लाया गया है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि 5+3+3+4 मॉडल क्या है, जो कि 10+2 मॉडल को हटा करके उसके जगह पे ये मॉडल लाया गया है। इसके बाद हम देखिए, आपको जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनमें 5 चीजों पे फोकस करा गया है, जिसमें सबसे पहला स्कूली शिक्षा है, दूसरा है लैंग्वेजेस। तो ये हम दूसरा पॉइंट की अभी हम बात करें वो है लैंग्वेजेस, यानी कि भाषा। सरकार ने क्या करा है, ये 2020 की जो शिक्षा नीति आई है इसके तहत क्या करा है कि बच्चों की पढ़ाई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उनके मातृभाषा यानी कि मदर टंग में ही होनी चाहिए, ताकि शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी बनाया जा सके। और इसमें कहा गया है कि जहां तक हो सके कम से कम 5th क्लास तक बच्चे को मदर टंग में शिक्षा देनी ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है 8 क्लास तक। और इसमें बच्चे को फोर्स नहीं करा जाएगा कि आप जो है इस ही भाषा में पढ़िए, जो उसका मदर टंग है उस भाषा में उसको शिक्षा दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस था दोस्तों। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, यानी कि उच्च शिक्षा की। ठीक है दोस्तों, हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या करा है हायर एजुकेशन में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, यानी कि न्यू शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़ करके क्या करा है कि अन्य हायर एजुकेशन के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का, यानी कि HECI का गठन करा जाएगा। जो कि अभी वर्तमान में यदि हम बात करें हायर एजुकेशन का, तो उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, यूजीसी ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन। ठीक है, बाद में इसको क्या करा जाएगा, ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसके तहत इसको चेंज करके एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और इसके क्या होंगे, इसके 4 भाग होंगे दोस्तों। इसके 4 भागों में जो सबसे पहला होगा उसका नाम होगा NHERC। NHERC कहने का मतलब है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, इसका काम क्या होगा, ये एजुकेशन के लिए नियम और कानून बनाएगा। ये जो NHERC है दोस्तों, ये एजुकेशन के लिए नियम और कानून बनाएगा। दूसरा जो भाग है उसका नाम होगा GEC, यानी कि जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये जो जनरल एजुकेशन काउंसिल है इसका काम क्या होगा, तो ये मानक निर्धारण करेगा, मतलब है कि स्टैंडर्ड सेटिंग करने का ये काम करेगा GEC। तीसरा ये जो भाग है उसका नाम होगा HEGC। HEGC कहने का मतलब है हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, ये फंडिंग का काम करेगा दोस्तों। और चौथा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा NAC दोस्तों। ठीक है, NAC कहने का मतलब है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है वो क्या करेगा, ग्रांटिंग का काम करेगा दोस्तों। इसके बाद जो उच्च शिक्षा है दोस्तों, ये अभी हम समझाएंगे, उससे पहले देखते हैं कि उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। ठीक है, और ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है, इसको थोड़ा सा हम फिगर में समझते हैं कि ये क्या है, इसके तहत क्या करा जाएगा। ठीक है, तो देखिए उच्च शिक्षा की यदि हम बात करें तो देखिए इसमें और जो अगला पॉइंट दे रखा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का, तो देखिए इसमें उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए क्या करा है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसमें क्या करा जाएगा कि जो ग्रेजुएशन अब होता था उसको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बनाया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या था कि मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल बीटेक की बात करें तो बीटेक 4 साल का होता है। इन 4 साल में अभी तक जो रूल था वो क्या था कि आप अगर बीच में शिक्षा छोड़ करके जाते हैं, यानी कि पहला वर्ष आपने कंप्लीट किया, दूसरा वर्ष आपने कंप्लीट किया, तो फिर ऐसा नहीं था कि आपको डिग्री दे दिया जाएगा और मतलब इस तरीके का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करा गया है कि फर्स्ट ईयर जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ आपको और उसके बाद यदि आप छोड़ते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि आप दूसरा ईयर का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसमें क्या करा जाएगा, उसके बाद यदि आप छोड़ते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा कोर्स की सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तीसरा ईयर यदि आप करते हैं, अब देखिए पहला ईयर आपने किया, छोड़ने का मन है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा है। दूसरा ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप हर वर्ष में आप पढ़ के छोड़ सकते हैं और बाद में कंप्लीट कर सकते हैं उसको। इतना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए तीसरे वर्ष की यदि हम बात करें तो तीसरा वर्ष यदि आप कंप्लीट करते हैं तो क्या करा जाएगा, इसमें आपको मेन जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तीसरा ईयर जो आप कंप्लीट करते हैं तो पूरा जो आपका ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम चौथा साल भी कंप्लीट करें तो चौथा साल कंप्लीट करने पर आपको क्या होगा, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जो रिसर्च वाला जो डिग्री होता है वो भी इंक्लूड करके आपको दिया जाएगा। तो देखिए जो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी अब कर दिया है, बच्चे अब चाहे तो बीच में छोड़ सकता है, जब मन होता है जब मन हो फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ सकता है, सेकंड ईयर के बाद छोड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, उसको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा और वो वहीं से स्टार्ट कर सकता है दोबारा से। ठीक है,
और उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, उसमें और क्या करा है कि जो पीजी का कोर्स होता था अभी तक, उसको वो 2 साल तक होता था, उसको क्या करा है कि 1 साल, अब 1 साल में पीजी का कोर्स लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और पीजी के बाद जो पीएचडी होता था वो पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी के लिए क्या है, एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इसके बाद कोई स्ट्रीम का यदि स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहता है, मान लीजिए अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, अगर सीएससी की यदि हम बात करें, कंप्यूटर साइंस की यदि बात करें, तो जो उसका कोर्स होता था वही उसको पढ़ना होता था। लेकिन अब ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कर दिया, या आप कंप्यूटर के साथ साथ जो है आप दूसरा कोर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है कि आप कौन सा सब्जेक्ट आप इंटरेस्ट ले रहे हैं सब्जेक्ट में, वो आप चूज करके पढ़ सकते हैं। आप म्यूजिक भी ले सकते हैं, आप पेंटिंग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या करा है कि रिसर्च के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ये जो उच्च शिक्षा नीति है उसके तहत जो रिसर्च के लिए सबसे बड़ी बॉडी होगी, ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है, ये मतलब कई सारे रिसर्च सेंटर क्या होगा, अब एक ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है उसके अंदर होगा। ठीक है। जैसे कि मतलब एक यूनिवर्सिटी होती है, तो अभी तक क्या है कि बहुत सारे कॉलेजेस जो मतलब होता है वो इस यूनिवर्सिटी के अंडर होता है। उसी तरह से जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ये जो बनाया जाएगा, इसके तहत क्या होगा, जितने भी रिसर्च का मतलब जो सेंटर होगा, जो रिसर्च है, वो इसके अंदर काम करेगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद कॉलेज को स्वायत्त बनाया जाएगा, यानी कि ऑटोनॉमी बनाया जाएगा। अब चलिए ये वाला पॉइंट हम आपको समझाते हैं, ये 15 ईयर वाला। ठीक है। यानी कि जो कॉलेज है उसको स्वायत्त बनाया जाएगा, कॉलेजों को 15 साल तक जो है ऑटोनॉमी कर दिया जाएगा। साथ ही इसको 3 भाग में बांट दिया जाएगा। यदि 15 साल, देखिए यहाँ पे 15 साल होने के बाद कोई यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब आप जैसे ही किसी कॉलेज का 15 साल हो गया, तो वो उसकी मर्जी है कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा या ना रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो वो अब क्या करेगा, जो यूनिवर्स इसकी कॉपी जो चेक होने के लिए यूनिवर्सिटी जाती थी, अब वो क्या करेगा, कॉलेज 15 साल होने के बाद वो खुद ही अपने कॉलेज में ही उस कॉपी को चेक कर सकता है। यानी कि एक यूनिवर्सिटी की तरह जो है सो ये काम करेगा 15 साल के बाद। और इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भागों में क्या है कि जो सबसे पहला है वो रिसर्च के लिए जो है रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी होगी। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा क्या है, टीचिंग के लिए भी एक अलग यूनिवर्सिटी होगी। तीसरा यदि हम बात करें तो ऑटोनोमस डिग्री कॉलेज होगा, जहां डिग्री कोर्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा नीति है दोस्तों, इसमें क्या करा है कि ऑनलाइन कोर्स पे भी ज्यादा फोकस करा गया है। और उसके बाद क्या करा है कि संस्कृत और भारतीय भाषा के लिए क्या करा है कि IITI संस्थान स्थापित करा है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के मतलब जो है संस्थान बनाया जाएगा। ठीक है, ये हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब आइए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं कि ये जो न्यू शिक्षा नीति आई है, इसमें टेक्नोलॉजी पे किस तरीके का फोकस करा है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी ये जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो टेक्नोलॉजी को भी जो है सो काफी भूमिका जो है सो दिया गया है, इसमें काफी ज्यादा फोकस करा जाएगा। उसमें कौन कौन सा है, देखिए आप, पहला टीचिंग है, लर्निंग है, असेसमेंट है, एजुकेशन प्लानिंग है, डिजिटल इंडिया कैंपेन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, रेगुलेशन थ्रू पब्लिक डिस्कलर्स है। समझ रहे हैं ना, ये सब चीजों पे जो है फोकस करा जाएगा। और क्या है कि एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाया जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ क्या करा जाएगा, ये जो आप देख सकते हैं इसको मतलब मैसिव ऑनलाइन कोर्स पे भी जो है सो बढ़ावा दिया जाएगा। और एक क्या करा जाएगा कि दिव्यांग के लिए जो है, दिव्यांग के लिए एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जो मतलब उसको काफ़ी सहायता प्रदान करे इस चीज़ में, एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है। और ई कंटेंट होंगे जो बहुत सारे भाषाओं को जो है उसमें लेकर के चलेगा। और उसके बाद वर्चुअल लैब होंगे, उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। तो इन सब चीज़ों पे जो है टेक्निकल क्षेत्र में जो है ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद क्या है दोस्तों, जो 5वां पॉइंट है, हमने 4 पॉइंट कवर करा है।
ठीक है, पहला स्कूली शिक्षा हो गया, दूसरा हो गया लैंग्वेजेस, तीसरा हो गया एजुकेशन पॉलिसी, चौथा हो गया टेक्नोलॉजी, और पांचवा की यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल की यदि हम बात करते हैं यानी शिक्षा नीति पे खर्च की, तो हम स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए कि जो पहले 4.43% शिक्षा पे खर्च होता था, उसको जीडीपी पे इस 2020 की शिक्षा नीति के तहत क्या करा है, जीडीपी का 6% जो है इस पे खर्च करने के लिए बोला गया है। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट जो है दोस्तों, हमने पांचवा पॉइंट देख लिया फाइनेंशियल। अब छठा पॉइंट की यदि हम बात करें तो वो है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन की यदि हम बात करें तो राज्य की जिम्मेदारी होती है, राज्य की भी इसमें जिम्मेदारी होगी कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसको अपने राज्य में वो इम्प्लीमेंट करे या ना करे। क्योंकि देखिए जो मतलब राज्य है वो समवर्ती सूची का भाग है, तो समवर्ती सूची का भाग है तो उसको भी डिसीजन लेने का इसमें अधिकार है दोस्तों। तो ये जो नई शिक्षा नीति है वो अपने राज्य में लागू करेगा या नहीं करेगा, वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, राज्य के ऊपर। ठीक है, तो ये थी दोस्तों न्यू शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और सब शेयर भी करें दोस्तों।